अच्छा क्वेश्चन नंबर्स भेज दीजिए। क्वेश्चन बैंक में किस किस क्वेश्चन डाउट है? हेलो, आवाज आ रही है? यस यस। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बैंक में किस किस क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 30 तक। चैट पर भेज दीजिए नंबर। सेवनटीन 16, 17, 25, 26, 16, 26, 27, 4, 11, 17, 25, 26। ठीक है, 4 हो गया, 11 हो गया, 26 हो गया, 17, 25, 26, 27, 7 क्वेश्चंस। Question number 4. 0 to 1 tan inverse x dx ये है पाई 4 माइनस 1/2 ln 2। तो आपको वैल्यू बतानी है 0 to 1 tan इनवर्स। इसमें से एक x कॉमन निकालना है, तो x x माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में यदि हम लिखना चाहें तो डिनोमिनेटर में ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1, ये 1 के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये लग रही है कि ये टर्म न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में होती तो फार्मूला था tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x बाय x और y पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। x और x माइनस 1 -1 से 1 के बीच में होंगे, तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो हम ऐसा ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन ये टर्म न्यूमरेटर में होती इसके अनुसार, लेकिन यहाँ बाहर tan इनवर्स दिख रहा है, लेकिन ये उल्टा दिख रहा है। तो हम क्या करें, इसको ऐसा लिख देते हैं cot इनवर्स। cot इनवर्स लिखेंगे तो न्यूमरेटर वाले टर्म डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाले टर्म न्यूमरेटर में जाएगी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर cot इनवर्स हो गया, यहाँ tan इनवर्स होता तो अच्छा रहता। तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स। cot इनवर्स x किसके इक्वल, π/2 माइनस tan इनवर्स। ठीक है, तो जाएगा 0 to 1 π/2, और यहाँ पर ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकेंगे, π/2 हो जाएगी। इसकी यदि बात करेंगे तो इसमें फार्मूला अप्लाई किए देते हैं, ये जगह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस y, और बाहर माइनस है तो ये प्लस 1 माइनस x, 0 to 1। अब देखिए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, वैसे नहीं दी होती तो निकाले भी जा सकते हैं, इंटीग्रेबल है क्यों, 1 मान के 1 को सेकंड मान के। अब इसमें x अपर लिमिट माइनस x लिख दें तो ये tan इनवर्स में चेंज जाएगा, ठीक है। माइनस आएगा बीच में, तो माइनस माइनस प्लस ही बन रहा है। एक मिनट, x माइनस 1 गलत लिख दिया था, सॉरी, x माइनस 1।
x माइनस वन, इसमें से माइनस कॉमन निकालना है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू एक्स। ये क्या है 0 to 1 tan इनवर्स x। इसकी बात करेंगे तो इसमें एक पहले माइनस बाहर निकालना है, tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x, और फिर इसके बाद में x या अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हैं, तो ये tan इनवर्स x ही बन जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये जगह पाई बाई टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? सर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। -1 to 1 dx upon 2 minus x root of 1 minus x square। इसको अच्छा, तो एक तो इस टाइप में इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन की एक टाइप पड़ी थी, यहाँ पर लीनियर टर्म हो और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म हो, तो क्या करते हैं हम इस लीनियर टर्म को 1/t मानते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम 1/t मान के सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाले टर्म दिख रहे हैं, तो x या a sin थीटा में sin थीटा रख के सॉल्व करना है। x या sin थीटा रखेंगे तो dx किसके इक्वल हो जाएगा cos थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज होगी, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 का साइन इनवर्स ये -π/2 होगा और ये π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा cos थीटा d थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस sin थीटा। इससे भी सॉल्व हो जाता है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मींस यहाँ पर मॉड का साइन लगेगा। इनडेफिनेट में तो ऐसे मॉड के साइन हम छोड़ देते थे, क्योंकि आप मेनली इंटीग्रेशन सीखते रहते हैं। यहाँ पर लेकिन डेफिनेट में ध्यान रखना है, यहाँ पर ये मॉड ऑफ cos थीटा आएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में cos हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड ऑफ cos थीटा ही होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तो यहाँ से भी आप दो तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। ये तो एक टाइप में आ गया, कौन सी वाले टाइप में आ गया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c वाले टाइप में। इस टाइप पढ़ा था, sin थीटा में sin 2a का फार्मूला अप्लाई करते हैं, cos थीटा में cos 2a का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, उसके अनुसार करना चाहें तो उसके अनुसार कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम एक प्रॉपर्टी लगा देते, जहां जहां x दिख रहा है x से हम दोनों लिमिट्स का सम माइनस x लिख सकते हैं, x से दोनों लिमिट्स का सम माइनस x लिख सकते हैं। तो x यहाँ पर वास्तव में थीटा है, तो थीटा की जगह दोनों लिमिट्स का सम माइनस थीटा, दोनों लिमिट्स का सम तो 0 है, मतलब माइनस थीटा लिख सकते हैं। माइनस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ माइनस थीटा आएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा। और अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो जाएगा -π/2 टू π/2। लिमिट्स तो सेम है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये ऐड होगा तो इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में आएगा 2 प्लस साइन थीटा प्लस 2 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी फिर से टाइप में आएगा, कौन से वाले टाइप में आ गया, dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c sin x into cos x, उस टाइप में आ गया। या उसके पहले देखें -a to a वाली प्रॉपर्टी यदि लगा दें इसमें, तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर ये मिल रहा मींस इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो हम लिमिट को 0 to π/2 करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये 4 तो है ही, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इन जगह d थीटा अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो i की यदि बात करें तो i किसके इक्वल होगा, अब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec थीटा को और tan थीटा को t मान लेंगे। इसको भी चेंज कर लेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 sec स्क्वायर थीटा d थीटा ही हो जाएगा dt 4 प्लस फिर t स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेने 0 to इन्फिनिटी, इतना फॉर्मूला हो गया, आगे सॉल्व कर लेंगे।
Question number 16. Question number 16. Limit a to infinity 0 to infinity x square plus ax 1 plus x raised to 4 tan inverse 1 by x. और डिनोमिनेटर में क्या है a. देखिए a यदि इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इस फंक्शन की बात करें तो ये वाली टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव है और 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ये भी पॉजिटिव है और a की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये चेंज हो गया, x भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में चेंज हो रहा है। ये 0 की इन्फिनिटी नहीं बल्कि इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। इसका मतलब ग्राफ ऊपर ही बनेगा और इन्फिनिटी की ओर ही अप्रोच करेगा। जैसे जैसे x इन्फिनिटी की ओर जाएगा या a इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब a इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की ओर ही, x इन्फिनिटी के कारण नहीं बल्कि a इन्फिनिटी के कारण ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम लेबनिज रूल से सॉल्व किए देते हैं इसको, डिफरेंशिएट किए देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को विद रिस्पेक्ट टू a। डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू a, तो इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, क्योंकि ये पूरा a का फंक्शन है। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी a टू b x कॉमा अल्फा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बाद में x तो आएगा नहीं, ये अल्फा का फंक्शन बनेगा। इस अल्फा की फंक्शन को ये विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करना है। तो हमने देखा था कि इसको हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम विद रिस्पेक्ट टू a इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किए देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू a पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ये 1 प्लस x रेज़ टू 4 तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, इसके भी इसके भी। तो ये तो x a से इंडिपेंडेंट टर्म मिलेंगे, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो भी, तो उनका तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू a कर रहा है। सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू a पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a का 1 हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस x रेज़ टू 4 बचेगा और ये tan इनवर्स 1 बाय x, सिर्फ इतना बचेगा। ये बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर आंसर मिल जाएगा। अब इसमें ये तो है ही नहीं, ये से इंडिपेंडेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें भी हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको लिखे देते हैं हम cot इनवर्स x, लिख सकते हैं x पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको लिखे देते हैं हम पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। इसमें से पाई बाई 2 बाहर निकल जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 4 और 0 टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 4। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर को t मान लेते हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए देते हैं तो ये dt हो जाएगा, तो ये जाएगा पाई 4। लिमिट भी चेंज होगी, 0 से 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, इंटीग्रेट हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो हम क्या करें, tan इनवर्स x को थीटा को ले देते हैं, मींस x इज इक्वल टू tan थीटा। लिमिट चेंज हो जाएगी, x 0 की ओर जाएगा तो 0 का मतलब थीटा 0 की ओर और ये पाई बाई 2 की ओर, x से क्या हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस tan रेज़ टू 4 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स x को थीटा माना और इसके बाद में dx ही जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दीजिए, जाएगा -1 बाई 2 0 टू पाई बाई 2
2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan रेज़ टू 4 थीटा इंटू थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा को t माने तो 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा dt dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको सेकंड फंक्शन माने, इसको फर्स्ट, और बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा दें। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। इसको सेकंड मानना है, इसको फर्स्ट, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सिक्सटीन के बाद में क्या 17। क्वेश्चन नंबर 17। u is equal to 0 to pi by 2 cos of 2 pi by 3 sin square x dx and v is equal to 0 to pi by 2 cos of pi by 3 sin x। u और v को रिलेट करना है। अब देखिए यहाँ तो दोनों में cos आ रहा है, लेकिन इसमें sin स्क्वायर, इसमें sin x है, पावर का डिफरेंस है। ये पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 ये तो खैर कांस्टेंट नंबर है, किसी तरह से आएगा, लेकिन पावर का डिफरेंस है। तो अब देखिए हम क्या करें, ये जो u है इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई की देते हैं। जहां जहां x है, x से अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो भी ये u ही रहेगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड किए देते हैं। इसको जैसे हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो u प्लस u 2u हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, और इसमें cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई किया देते हैं। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2। दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होंगे तो 2 पाई बाई 3 कॉमन निकल जाएगा। cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 पाई बाई 3 कॉमन निकलेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा बाई 2, तो एक 2 और आएगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये cos पाई बाई 3 हो जाएगा, cos पाई बाई 3 मींस cos 60 डिग्री 1 बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और क्या आएगा, cos c माइनस d बाई 2, तो 2 पाई बाई 3 कॉमन निकलेगा, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल दें तो cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होगा, तो बाहर cos से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जाएगा पाई बाई 3 और ये जाएगा cos 2x। cos 2a का फार्मूला बन गया। तो अब देखिए ये जो पावर 2 थी 2 से 1 में चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पर sin x आ रहा है, ये पाई बाई 3 आ रहा है, तो पाई बाई 3 मैच कर गया, ठीक है, लेकिन sin x आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसमें जहां जहां x दिख रहा है, x से यदि हम अपर लिमिट माइनस एक्स रखें, सॉल्व करने पर यही फंक्शन मिले या ना मिले, ये काम तो हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन यही फंक्शन मिले तो हम अपर लिमिट को हाफ करके 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या बाहर भी हाफ कर सकते हैं, या फिर एक काम करें 2x को पहले t मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ये प्रॉपर्टी लगाने की जगह, क्योंकि उसमें x दिख रहा है, 2x को हम t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx से क्या आ जाएगा 1/2 dt। लिमिट चेंज होगी, 0 रखेंगे तो 0, पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई, और cos
π/3 और ये जाएगा cos t। अब देखिए इसमें जहां जहां t दिख रहा है, t की जगह अपर लिमिट माइनस t लिखें तो यही फंक्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को हाफ कर सकते हैं। तो जाएगा 0 to π/2, लिमिट को हाफ कर दिया हमने और t की जगह x की देते, नोटेशन चेंज कर दिया, ये 2 कैंसिल हो गया। और फिर अब x या अपर लिमिट माइनस x लिख दें तो सॉल्व करने पर यही फंक्शन मिले या ना मिले, दोनों की वैल्यू सेम होगी, मींस ये sin x हो जाएगा। यही हो गया b, मींस 2u = b। पहले हमने क्या किया, x से अपर लिमिट माइनस x लिखा और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये बन गया, इसमें cos c plus cos d का फार्मूला लगाया, 2 cos c plus d/2 into cos c minus d/2, और ये 2x आ गया तो 2x को हमने t मान लिया, तो यहाँ पर cos t बन गया। लिमिट भी चेंज हो गई और अब t की जगह अपर लिमिट माइनस t रखने पर यही फंक्शन मिल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को हाफ कर दिया। लिमिट हाफ करनी है क्योंकि यहाँ पर भी लिमिट v में भी 0 to π/2 ही है, और फिर x से अपर लिमिट माइनस x लिख दिया तो sin x। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद में 25th, zero to π/4 cos 2x raised to 3/2 cos x। देखिए बाहर हमें cos x दिख रहा है, तो हमने इसमें cos 2 का ऐसा फार्मूला लगा देते हैं जिसमें साइन आ रहा हो, मींस 1 minus 2 sin square x। और हम क्या करें, √2 sin x को t माने लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे √2 cos x dx, ये cos x आ रहा है, cos x dx = dt, तो इस cos x dx ये क्या आ जाएगा, 1/√2 dt, ये बन जाएगा 1 minus t square raised to 3/2। लिमिट भी चेंज होगी, 0 रखेंगे तो sin 0 0 तो 0 जाएगा, π/4 रखेंगे तो sin π/4 1/√2, तो ये बन जाएगा। अब क्या करें, ये a² - x² वाली टर्म आ रही, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, t की जगह लिखे देते हैं sin थीटा, तो dt किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज होगी, ये जगह 0 to π/2, लिमिट t के लिए थे, यहाँ पर 1 minus sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos q थीटा, और dt की जगह क्या आएगा, cos थीटा d थीटा। ये तो फार्मूला ही बन गया, कौन सा वाला फार्मूला बन गया, 0 to π/2 cos raised to nx वाला। कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पर 4 आएगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक 1/2 ना मिल जाए। जब 1/2 मिल जाएगा तो π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2/3 मिल जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। आंसर होगा ठीक है। क्या किया हमने, √2 sin x को t मान लिया, पहले यहाँ cos x था इसलिए हमने cos 2a का फार्मूला ऐसा लगाया जिसमें साइन वाले टर्म आ रही है, इसको हमने t मान लिया जिससे इसमें चेंज हो गया, और फिर t की जगह sin थीटा रख दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, fx = 3 times of -1 to 1 x by minus x² y² fy
dy is equal to x क्यू। तो f5 की वैल्यू बताने की f5 क्या होगा, तो हम fx निकालेंगे, बाद में x से 5 रख देंगे तो f5 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ जो इंटीग्रेट करना किसके रिस्पेक्ट में करना, विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब यहाँ पर x कांस्टेंट कहलाएगा। हम इसी को हम चाहें तो ऐसा ले सकते हैं fx प्लस 3 माइनस 1 to 1, ये एफ वाई वाले टर्म इससे मल्टीप्लाई हो तो इसमें से x बाहर निकाल सकते हैं, y एफ वाई डी वाई माइनस, इसमें माइनस अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस 1 to 1, इसमें x कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें से x स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं और बाकी क्या बचेगा, y स्क्वायर एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको ऐसा लिख लिया। अब देखिए ये जो भी है ये y का फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन y की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट आ जाएंगी जब इंटीग्रेट कर चुके होंगे। तो नंबर देखेंगे, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, और इसकी बात करेंगे तो ये भी कांस्टेंट होगा। इसको हम अल्फा बोले देते हैं, माइनस 1 to 1 y एफ वाई डी वाई, इसको हम अल्फा बोले देते हैं। माइनस 1 to 1 y स्क्वायर एफ वाई, इसको हम बीटा बोले देते हैं। तो ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स किसके इक्वल होगा, 3 अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो यहाँ से हमें एफ एक्स मिल जाएगा कि एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा एक्स। तो हम यहाँ से एफ वाई निकाल सकते हैं कि एफ वाई कितना होगा, सिंपल कंपेरिजन, एफ फंक्शन तो सेम है, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, यहाँ पर वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा वाई। और अब देखिए ये इसमें हम एफ वाई की वैल्यू रख देते तो हमें अल्फा और बीटा मिल जाएंगे। माइनस 1 to 1 वाई एफ वाई की जगह क्या आएगा, वाई क्यू वाई स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा। माइनस 1 to 1 लिमिट है तो ये ऑड फंक्शन मिलेगा, इसकी वैल्यू 0 है, ये 1 ये 1, तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेना, ये इसकी वैल्यू में अल्फा आएगा, बीटा वाले टर्म नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड है। यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, और ऐसे ही इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस 1 to 1 ये क्या है, वाई स्क्वायर एफ वाई की जगह क्या आएगा, वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा वाई डी वाई, ये बीटा है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये ऑड फंक्शन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये ऑड है इसकी वैल्यू 0, यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी सीधे इसकी, ठीक है। और अल्फा बीटा की जो भी वैल्यूज मिल जाएंगी उन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा, यहाँ रख देंगे, एफ एक्स मिल जाएगा तो एफ 5 मिल जाएगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू इसमें 0 ही दिख रही है क्योंकि 2 0 हो गए, बीटा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यहाँ से देख लेना, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, और अल्फा बीटा यहाँ रख देंगे, देन एक्स की जगह 5 रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? इसके बाद में 27th
द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 10 to 37 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसका स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई बाई x। देखिए इसके फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का 1। अंदर और फंक्शन पीरियोडिक तो पूरा पीरियोडिक होगा, जनरली उसका फंडामेंटल पीरियड वही रहता है या उससे कम हो सकता है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड 1 है। साइन का 2 पाई होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो इसका भी 1 है। दोनों के फंडामेंटल पीरियड 1 है। इसका मतलब 10 से लेके 37 तक यदि देखें तो इनके 27 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। सॉरी 10 नहीं 19 है, 16 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। 18 ठीक है, 18 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 18 0 to 1। बस एक फंडामेंटल पीरियड के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। 16 से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने पढ़ा था, याद हो आपको। m और n यहाँ पर इंटीजर है, mt से लेके यदि nt तक करना है फंक्शन को, m और n यहाँ पर इंटीजर है तो इसको हम ले सकते हैं n माइनस m 0 to t। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पर फंडामेंटल पीरियड 1 है तो 37 में से 19 को माइनस किया तो 18 और 0 to 1। एक फंडामेंटल पीरियड के एक पीरियड के लिए इसको इंटीग्रेट करना है। और 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो x ही होगा। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंटीग्रेट करके आप लिमिट माइनस को लिमिट से वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, बस इतने डाउट पूछे। तो कोई डाउट है किसी को 30 तक? सर 21 में भी था। 21 बाद में बोला होगा, पीछे देखता हूँ। ट्वेंटी वन जैसा क्वेश्चन तो आपने एओडी में किया ना, रोल्स थ्योरम से भी करते हैं। रोल्स थ्योरम से C0 C1 C3 C2 ये कांस्टेंट है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं बोल रहा है, सिर्फ सिंपल कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसको ऐसा नहीं समझना कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, ऐसा कहीं नहीं बोला जा रहा है इसमें। और C2x² प्लस C1x प्लस C0 इज इक्वल टू 0। पहले हम रोल्स थ्योरम से समझ लें। ऐसे क्वेश्चन वहां पर रोल्स थ्योरम में करते हैं। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा, आपने किए भी होंगे क्वेश्चन, बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल से इसकी बात करते हैं। कोई फंक्शन है fx यदि क्लोज इंटरवल ऑफ a टू b में कंटीन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ऑफ a टू b में कंटीन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और fa और fb यदि इक्वल है तो a और b के बीच में कम से कम एक x ऐसा अवश्य होगा जिसकी, उसको x भी बोलते हैं, जिसकी या c से डिनोट कर लेते हैं, जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। फंक्शन यदि क्लोज इंटरवल ऑफ a टू b में कंटीन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और fa और fb इक्वल है, तीन कंडीशंस रहते हैं, तो a और b के बीच में कम से कम एक x ऐसा मिलेगा जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर रहे हैं और यहाँ पर इसको 0 कर रहे हैं और इसी के रूट के बारे में बताना है। इसका मतलब इसको इस पूरे स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो ये f डैश x से कंपेयर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको 0 कर रहे हैं, यहाँ पर इसको 0 करके और एटलीस्ट वन रूट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, एटलीस्ट वन x, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, जिसको c से भी डिनोट करते रहते हैं रोल्स थ्योरम में। और यहाँ पर एटलीस्ट वन रूट की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वन भी मैच कर रहा है, ये 0 कर रहे हैं। इसका मतलब ये किससे कंपेयर हो रहा है, f डैश x से। ये f डैश x हो गया, तो अब हम इससे fx निकाल रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो fx मिल जाएगा। ये हो जाएगा c2 x³ 3 c1 x²/2 c0x प्लस एक और कांस्टेंट हम बोले देते c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं, यहाँ पर f डैश x समझ के हमने fx निकाला है और fx देखिए क्यूबिक फंक्शन है, fx क्यूबिक फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस तो होगा ही। क्लोज इंटरवल ऑफ a टू b कोई भी नंबर पूरे रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस है, पूरे रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है। बस ये वाली कंडीशन आपको चेक करना है। ठीक है, fa और fb इक्वल, किसके लिए इक्वल है, ऑप्शन से देखना चाहें तो ऑप्शन से देख सकते हैं। x यदि हम इसमें 0 रखेंगे तो f0 कितना रहा c, और यदि हम x से 1 रखेंगे तो f1 की बात करेंगे तो क्या आएगा c2/3 c1/2 और c0 प्लस c, और इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में 0 दी हुई है तो ये भी कितना रहा c। इसका मतलब क्या हुआ, f0 और f1 दोनों इक्वल है। अब देखिए क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 1 में कंटीन्यूअस होगा
ओपोनेंट और डिफरेंशियल होगा, क्यूबी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस, हमेशा डिफरेंशिएबल, और f0 और f1 इक्वल है, तो इसको डिफरेंशिएट करके ये 0 करें, डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, तो इसको 0 के इक्वल करें तो इसका कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में मिलेगा, इसका कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? yes, अब देखो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल से यदि समझें, हम एक फंक्शन ले लेते हैं, यही फंक्शन ले लेते हैं अपनी ओर से, इसको ही हम 0 से 1 तक इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, c2 x³ 3 c1 x² 2 और c0 x, और 0 से 1 तक करना है। 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो रिलेशन से बन गई इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 0 दी हुई है, और 0 रखने पर तो ये 0 बनेगी, मतलब 0 आ गया, मतलब इसके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और इसके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना एरिया ऊपर बन रहा उतना नीचे बन रहा होगा। ठीक है, यदि ये कर्व एक ही ओर बना होता 0 से 1 के बीच में तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यदि ऊपर बन रहा होता तो, और नीचे बन रहा होता तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आती है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कर्व ऊपर भी और नीचे भी, और जितना एरिया नीचे बन रहा उतना ऊपर बन रहा होगा, तो नीचे वाला डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव काउंट होगा, ये पॉजिटिव काउंट होगा, इसलिए 0 आ रहा है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से इसके बीच में कर्व कहीं न कहीं पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही रहा होगा। हो सकता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, हो सकता है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, लेकिन कम से कम 3 तो कर नहीं कर पाएगा, ऐसा कर तो बनेगा नहीं, तो हो सकता है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा ही, क्योंकि कुछ एरिया ऊपर और कुछ नीचे बनेगा ही, क्योंकि इसके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब एक्स के साथ में क्लोज एरिया जो है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया 0 है, तो या तो ये पूरा एक्स एक्सिस होता तो 0 होता, और एक्स एक्सिस नहीं है तो फिर जितना ऊपर उतना ही नीचे बनेगा। अब जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ऐसा भी बन सकता है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा, तो कम से कम एक रूट तो 0 1 के बीच में मिलेगा, हम डेफिनेट इंटीग्रल से बोल सकते हैं। बाकी ऐसे रोलेस थ्योरम में भी क्वेश्चन करते हैं, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं, चले फिर बात स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करके लाएगा। देखिए 30 क्वेश्चन में 40 मिनट का टाइम लगा, यदि 90 क्वेश्चन करते हैं तो आज पूरा 2 घंटे का टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में 30 क्वेश्चन और करके लाइएगा। इसमें ज्यादा करना तो ज्यादा भी कर सकते हैं, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा डिस्कशन में, पूरे करना तो पूरे भी कर सकते हैं, कर लेंगे पूरे, कुछ लोगों ने तो कर ही लिए होंगे, कर ही लिए हैं पूरे। नेक्स्ट क्लास संडे को है, पूरे करना तो पूरे कर लेंगे डिस्कशन। yes, तो पूरा कर लेंगे। पूरे कर लेंगे, ठीक है, खत्म करें क्योंकि अब बहुत हो गया डिफरेंट। ठीक है, एरिया और डिफरेंस इक्वेशन में फोकस करना है, क्योंकि अभी 1-2 क्लास का ना वेक्टर की शीट भी मिलने लगेगी आपको। स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद में, अभी तो ये बेसिक टाइप का चल रहा है, इसलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चंस दिखते नहीं है। चलिए थ्योरम्स पढ़ रहे थे। थ्योरम्स तो एकदम डायरेक्ट अकेले थ्योरम पे क्वेश्चन तो बहुत कम ही दिखते हैं, बीच बीच में यूज होती रहती है क्वेश्चन में थ्योरम। हमने कितनी थ्योरम पढ़ ली थी? 4 पढ़ ली थी। 5th थ्योरम ABC are 3 non-coplanar vectors. ABC are 3 non-coplanar vectors. ध्यान रखिए इसमें भी क्या बोल रहा है, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर नहीं है। हम 7 थ्योरम्स पढ़ेंगे, 7 में से 2 थ्योरम में ही पोजीशन वेक्टर है, बाकी सभी में 5 थ्योरम में वेक्टर है। ABC are 3 non-coplanar vectors and 3 scalars x, y, z exist such that
XA plus YB plus ZC is equal to null vector. ABC 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और 3 स्केलर्स x y z का एग्जिस्टेंस इस तरह से है कि इन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो 0 आ जाए। तो देन x is equal to y is equal to z is equal to 0। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि x भी 0 हो, y भी 0 हो और z भी 0 हो। मतलब 0 0 0 के अतिरिक्त कोई और स्केलर नहीं हो सकते हैं जिनको इन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो नल वेक्टर मिल जाए। ठीक है, कब? जब ये नॉन कोप्लेनर है। ABC यदि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और 3 स्केलर्स इस तरह से हैं कि इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर मिल रहा है, तो ये तब भी पॉसिबल है जबकि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। क्यों ऐसा? यदि ये 0 0 0 के अतिरिक्त हैं तो हम चाहें तो एक वेक्टर को बाकी दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको एक स्केलर बोले देते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा, तो C इज इक्वल टू अल्फा A प्लस बीटा B दिखने लगेगा। तो ये तो फोर्थ थ्योरम हो गई। दो स्केलर इस तरह से होगा कि इन दो वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर तो थर्ड वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये तो कोप्लेनर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन जीरो नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नॉन जीरो नंबर यदि हो गए तो टू नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 0, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकते, 0 की स्थिति में भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट ही बनना चाहिए, x भी 0, y भी 0, z भी 0, नहीं तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं? नॉन कोप्लेनर। जब भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हो, 3 स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 0 मिल रहा हो, तो x 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। ये हम चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, दोनों तरफ के हम कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं। दोनों तरफ के कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर a का कोएफिशिएंट x है, राइट हैंड साइड में वेक्टर a वाले टर्म नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर b का कोएफिशिएंट y है, राइट हैंड साइड में वेक्टर b वाले टर्म नहीं, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिया। वेक्टर c का कोएफिशिएंट z है और राइट हैंड साइड में वेक्टर c वाले टर्म नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट 0 है, z 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ABC यदि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो कभी हम ऐसा भी यूज करते हैं इसको, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और ये इस तरह की स्थिति के x1a प्लस y1b प्लस z1c इज इक्वल टू x2a प्लस y2b प्लस z2c। तो देन x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2 and z1 is equal to z2। देखिए, कोएफिशिएंट इक्वेट करने वाली एक थ्योरम और भी हमने पढ़ी थी, सेकंड थ्योरम। दो वेक्टर में भी हम कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। दो वेक्टर में कोएफिशिएंट तभी इक्वेट करते हैं जब कैसे हो, नॉन कॉलिनियर या नॉन पैरेलल, और 3 में तभी कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं जबकि वेक्टर्स कैसे हो, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, 3 वेक्टर्स में दोनों तरफ के कोएफिशिएंट इक्वेट करना है तो वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, और दो वेक्टर में कोएफिशिएंट यदि दोनों तरफ के इक्वेट करना है तो नॉन कॉलिनियर या नॉन पैरेलल वेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये थ्योरम्स आसान सी दिखती है लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान रखना इनके एप्लीकेशन करने में, नहीं तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ABC are 3 vectors such that टू ए प्लस 3b minus 5c is equal to null vector। और दो क्वेश्चन है, तो ABC कैसे हैं, कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर, बस दो ही ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन का एक आंसर आएगा इन दोनों में से, सेकंड का भी एक आंसर आएगा। ABC are 3 vectors such that 2a plus 3b minus 5c is equal to null vector
and a minus 2b plus 4c is equal to 0. सर कोप्लेनर फर्स्ट पार्ट का आंसर कोप्लेनर कोप्लेनर, सेकंड का सेकंड का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का कोप्लेनर क्यों है? सर वो दो वेक्टर्स के सम को थर्ड वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब कोएफिशिएंट्स के साथ। देखिए इन कोएफिशिएंट का सम 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सम 0 दिख रहा है, यहाँ सम 0 नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि सम वाली प्रॉपर्टी अलग है, उसमें पोजीशन वेक्टर है थर्ड वाले थ्योरम में, उसमें कॉलिनर नॉन कॉलिनर देखते हैं, इसमें वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों का आंसर कोप्लेनर है, क्योंकि एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर की टर्म में इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका जवाब आपको थर्ड थ्योरम से नहीं देना कि कोएफिशिएंट का सम 0 देख लिया, उसमें पोजीशन वेक्टर और कॉलिनर नॉन कॉलिनर देखते हैं, इसमें वेक्टर हैं। आंसर आप चाहें तो फोर्थ थ्योरम से बोल सकते हैं और चाहें तो फिफ्थ से भी बोल सकते हैं। फिफ्थ में क्या बोला है? यदि ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स और 3 स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर यदि नल वेक्टर आ रहा है तो ये एक ही स्थिति में पॉसिबल है कि x भी 0 और y भी 0 और ये 0 0 0 के अतिरिक्त दिख रहे हैं और नल वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये कैसे होंगे? कोप्लेनर। और ये भी यहाँ पर कैसे होंगे? कोप्लेनर। हम फिफ्थ से भी बोल सकते हैं, फोर्थ से भी बोल सकते हैं, लेकिन थर्ड से नहीं बोल सकते हैं। आंसर क्या है दोनों का? कोप्लेनर। सभी थ्योरम अच्छे से याद रखना है, किसमें पोजीशन वेक्टर है, किसमें वेक्टर है, किसमें कॉलिनर की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ के कोएफिशिएंट हम इक्वेट कर सकते हैं, उसकी भी कंडीशन ध्यान रखना है। दो वेक्टर में तभी इक्वेट कर सकते हैं जब वो नॉन कॉलिनर या नॉन पैरेलल हो, तीन में तब कंपेयर कर सकते हैं जब वो नॉन कोप्लेनर हो, ठीक है। इसके बाद में सिक्स्थ थ्योरम है, अभी तक की हमने 5 थ्योरम देखी, तो उन 5 थ्योरम में एक ही में पोजीशन वेक्टर थे, थर्ड थ्योरम में बाकी जगह वेक्टर थे। अब 6 में फिर से पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। ए बी सी डी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं कैपिटल ए, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी। इनके पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। एंड ए बी सी डी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, यहीं पे लिखे देते हैं, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 कोप्लेनर पॉइंट्स ए बी सी डी। 4 कोप्लेनर पॉइंट्स A, B, C, D. Then 4 scalars X, Y, Z, W exist such that X, Y, Z, W not all 0. थर्ड थ्योरम जैसी है, not all 0 exist such that XA plus YB plus ZC plus WD is equal to null vector and X plus Y plus Z plus W is equal to 0. थर्ड थ्योरम में भी तो कुछ ऐसा था, लेकिन थर्ड थ्योरम में 3 पॉइंट्स थे पहली बार। दूसरा, वहां पर हम कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर की बात करते थे, यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स हैं और इनके हम कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर की बात कर रहे हैं। इसलिए वहां पर 3 स्केलर का एग्जिस्टेंस की बात करते थे, यहाँ पर 4 की बात कर रहे हैं। 4 नंबर्स x, y, z, w नॉट ऑल 0, इनका एग्जिस्टेंस इस तरह से इन चारों के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो नल वेक्टर आ जाए और साथ ही साथ इनके कोएफिशिएंट का सम 0 के इक्वल हो। यदि x, y, z, w इनका एग्जिस्टेंस ऐसा हो, लेकिन ये 0 0 0 के अतिरिक्त रहेंगे, सभी एक साथ 0 नहीं होंगे। कोप्लेनर है तो ऐसा एग्जिस्टेंस होगा, या ऐसा एग्जिस्टेंस है तो कोप्लेनर होंगे।
कोप्लेनर है तो इस तरह से एग्जिस्टेंस होगा, और ऐसा एग्जिस्टेंस है तो कोप्लेनर होगा। इस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देते कॉलिनर वाले, तो फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चंस उस थ्योरम के आ जाते हैं, लेकिन इस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं, सिर्फ इतना याद रखना चलेगा। कभी यदि हमें 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हों और कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर देखना, तो हम इससे नहीं देखेंगे, इससे एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए 4 अननोन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं हम x से डिवाइड करके, तब भी 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम दूसरे तरह से सॉल्व करेंगे। जब हमें 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए होंगे और हमें देखना होगा कि ये कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर, इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर, तो हम इस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। इससे देखने में भी हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, इनसे 3 वेक्टर देख लेंगे, कोई से भी 3 वेक्टर देख लें, बस चारों पॉइंट का यूज हो जाना चाहिए। ए बी देख लिया, ए सी देख लिया, ए डी देख लिया, ऐसे देख लें आप, चाहे ऐसे देख लें, बस चारों पॉइंट का यूज हो जाना चाहिए। ए बी बी सी सी डी कैसे भी देख लें। तो 3 वेक्टर निकाल लिए इनसे, और 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर देखना आता है डिटरमिनेंट से, और ये 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो ये चारों पॉइंट्स भी कोप्लेनर होंगे, और 3 वेक्टर सीधे नॉन कोप्लेनर होंगे तो ये चारों पॉइंट्स भी नॉन कोप्लेनर होंगे। ये तरीका आसान रहेगा, ऐसे एग्जिस्टेंस प्रूव करके नहीं करेंगे। हाँ, कभी इससे ही मैचिंग, कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख जाए, एक आधी क्वेश्चन दिखता है, तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर भी मालूम होना चाहिए, एक क्वेश्चन जो भी दिखेगा तो कॉलिनर पे ज्यादा क्वेश्चन दिख जाते हैं, बाकी हम इसमें एग्जिस्टेंस प्रूव करके ऐसे नहीं करते। ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो वेक्टर निकाल के कर देते, ठीक है। सेवन थ्योरम अभी तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे एक रिजल्ट बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लेंथी क्वेश्चंस भी बनते हैं, और आईआईटी में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है, उस रिजल्ट पर। वैसे ये आसान सी थ्योरम है, लेकिन इसी से बनेगा रिजल्ट। ए बी सी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे रिजल्ट जब बनेगा उस पर क्वेश्चन आएंगे। ए बी सी और कई क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे, और लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे। ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। Then any vector R can be uniquely expressed as R is equal to XA plus YB plus ZC। यदि ABC 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो स्पेस के किसी भी वेक्टर को इन 3 वेक्टर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर हो स्पेस का, कोई भी वेक्टर हो, एनी वेक्टर आर, कोई भी मैग्नीट्यूड हो, कोई भी डायरेक्शन हो, हमेशा इन 3 वेक्टर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए आईजे कैसे होते हैं, ये भी तो नॉन कोप्लेनर होते हैं, एक वो एक्स की डायरेक्शन में, दूसरा वो वाई की डायरेक्शन में, तीसरा वो जेड की डायरेक्शन में। इसलिए आईजे की टर्म में हम किसी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए हमें चौथे डायरेक्शन को किसी यूनिट वेक्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। आईजे के सफिशिएंट है किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। ये तो यूनिट वेक्टर और परपेंडिकुलर भी है, या हम किसी की भी बात कर रहे हैं, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इनके कोई भी मैग्नीट्यूड हो, और यूनिट वेक्टर नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, कैसे भी वेक्टर हो, कोई भी किसी भी मैग्नीट्यूड के, यदि ये नॉन कोप्लेनर है तो स्पेस के किसी वेक्टर को हम इसकी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेस करने का तरीका यूनिक रहता है। इसका मतलब एबीसी यदि गिवन है तो, और आर गिवन है, तो एबीसी को, आर को एबीसी की टर्म में लिखने के लिए एक्स वाई जेड का एक ही सेट मिलेगा, एक्स वाई जेड का यूनिक सेट मिलेगा। मतलब एक्स वाई जेड स्केलर नंबर है तो एक ही सेट ऐसा मिलेगा नंबर्स का, जिसको एबीसी से मल्टीप्लाई करे और ऐड करे तो आर मिल जाए। तो स्पेस के किसी वेक्टर को 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक्सप्रेस करने का तरीका यूनिक रहता है, ठीक है। इससे एक और रिजल्ट बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट में, उस पर कई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इवन मल्टीपल प्रोडक्ट में भी क्वेश्चंस आएंगे इसके, मतलब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये अभी देखने में बड़ी आसान सी दिख रही है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स,
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कई वेक्टर्स दिए हैं, ये वेक्टर कितने भी हो सकते हैं, इनकी नंबर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इनको और एक और वेक्टर दिया आर, और कुछ नंबर इस तरह से हैं कि इनसे मल्टीप्लाई कर दें इन वेक्टर्स को और ऐड कर दें तो आर मिल जाए। इनफाइनाइट वेक्टर्स नहीं है, नंबर ऑफ वेक्टर्स फाइनाइट ही है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 1 भी। कई वेक्टर्स को इन कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आर आ रहा है, तो देन आर इज कॉल्ड
कितनी देर पहले हैंग हो गया था? हेलो 15 मिनट पहले। ये तो पढ़ लिया था ना? हेलो नो सर। ये नहीं पढ़ा था? कहाँ तक पढ़ लिया था? वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। अरे यार, तो इतनी देर से तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं यार? सर इतना पूरा बताया इशू कब क्या बताया? लिखा था? 5:10 पे मैसेज पड़ा हुआ है। सर पहुंचा नहीं होगा सर, काफी पहले कर दिया था। आर्यन बोल रहे हैं ना? आर्यन के नहीं मैसेज सर, अभी पड़ा और किसी? हैं? सर ये चैट पे किया था सर, जूम पे किया था। जूम पे तो दिखाई नहीं देता ना, मैं तो वन नोट पे चलता रहता ना। वन नोट चैट नहीं दिखाई देते। एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो आप चैट पे कुछ भी बोल रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा। और मैसेज पे भी ध्यान नहीं रहता, व्हाट्सएप थोड़ी ना लगातार चलाता रहता हूँ, तो आप फोन कर दिया करो। तो फोन पे भी वैसे वाइब्रेशन पे, साइलेंस पे ही पड़ा रहता है फोन मेरा अधिकतर, लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है। लाइट को सामने रखा रहता है फोन, तो वो अटेंडेंस लेने पर पड़ा था। इसमें कहाँ तक पढ़ा दिए थे? ये रिजल्ट बता दिए थे 4 जो याद रखने के लिए। यस सर, यहाँ तक हुआ था। ये हो गया यस था? सर। ये डेफिनेशन हो गई थी। ये यस सर। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट क्या कहलाते हैं? तो सिर्फ वो इंडिपेंडेंट तक ही हुआ था, लीनियरली इंडिपेंडेंट तक। अच्छा चलो। आर वेक्टर की जगह हम नल वेक्टर लिख रहे हैं और इसको ऐसा लिख रहे हैं, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। कई वेक्टर्स हैं ए बी सी, इनको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके करने पर नल वेक्टर आ रहा है। ठीक है, कुछ वेक्टर्स को कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई, ये वेक्टर कितने भी दिए हो सकते हैं। क्वेश्चन में जनरली 2 या 3 वाले क्वेश्चंस लिखते हैं, बाकी डेफिनेशन तो कितने भी वेक्टर्स के लिए वास्तव में। कुछ स्केलर्स हैं, कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ स्केलर्स हैं, इन स्केलर्स इन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर आ रहा है। और ये एक ही स्थिति में पॉसिबल है जबकि ये सभी एक्स वाई जेड सभी 0 के इक्वल हो। मतलब 0 0 अतिरिक्त कोई और स्केलर इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि इन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 0 आए। तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यदि कम से कम एक ऐसा सेट मिल जाए, कम से कम एक ऐसा सेट मिल जाए जिसमें कम से कम कोई एक नॉन जीरो हो, एक्स वाई जेड में से कम कोई एक नॉन जीरो। देखो 0 0 0 में तो हमेशा ये नल वेक्टर आना ही है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिर्फ एक ही सेट होना चाहिए 0 0 0, उसके अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दूसरी स्थिति में क्या है, उसके अतिरिक्त भी पॉसिबल हो। 0 0 0 तो इसमें भी होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त कम से कम एक ऐसा सेट पॉसिबल हो जिसमें एक्स वाई जेड में से कम कोई एक नॉन जीरो हो, तो ए बी सी लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। कई वेक्टर्स हैं, इनको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर आ रहा है,
लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति में पॉसिबल है कि सभी स्केलर जीरो हो, इसके अतिरिक्त कोई और सेट पॉसिबल नहीं हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इसके अतिरिक्त कोई और सेट भी पॉसिबल हो जाए, ये तो रहेगा ही, इसके अतिरिक्त कोई और भी सेट पॉसिबल हो जाए जिसमें कम से कम कोई नॉन जीरो हो तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन यदि हम बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं तो टिपिकल लगते हैं, लेंथी लगते हैं, मुश्किल लगती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 2-3 क्वेश्चन ही दिखते हैं। तो पहला पॉइंट, इसके पहले हमने जो 7 थ्योरम्स पढ़ी थी उनमें से 5 थ्योरम का यूज हो जाएगा यहाँ पर। पहला पॉइंट है एनी टू पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। कैसे बोल सकते हैं? देखिए हमने थ्योरम पढ़ी थी कि यदि पैरेलल वेक्टर्स हैं तो एक स्केलर इस तरह से होगा कि एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर मिल जाए, फर्स्ट थ्योरम। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो a माइनस एम बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। और अब देखिए हमने पढ़ा कि एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है कि कुछ स्केलर से कुछ वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर ऐड करने पर नल वेक्टर आ रहा है। अब यहाँ दो ही वेक्टर हैं तो ये एक्स और वाई स्केलर है, और यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करें तो एक्स की जगह क्या दिख रहा है 1, इसका मतलब यहाँ पर दो स्केलर हैं और दो वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर आ रहा है, और ये स्केलर 0 0 के अतिरिक्त दिख रहे हैं, तो कैसे होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। एनी टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सेकंड थ्योरम से, सेकंड थ्योरम में हमने देखा था कि ए और बी यदि नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं और दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर यदि नल वेक्टर आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जबकि एक्स भी 0 और वाई भी 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0 तभी ये पॉसिबल है। दो स्केलर को दो वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जबकि एक्स भी 0 और वाई भी 0, एक्स भी 0 हो वाई भी 0, ये हमने सेकंड थ्योरम में देखा था। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम ये तो अभी सेकंड थ्योरम की बात कर दी। अब दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर मिल रहा है और ये दोनों स्केलर 0 0 ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं, तो कैसे कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई भी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हों, कोई भी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हों तो ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हों तो ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? फोर्थ थ्योरम में ए बी सी ये 3 वेक्टर्स हैं, फोर्थ थ्योरम से यदि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो दो स्केलर का एग्जिस्टेंस इस तरह से होगा कि किन्हीं भी दो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं तो थर्ड वेक्टर आ जाए, और सभी को एक साइड में ले लें तो 3 स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर आ रहा है और इनमें से एक भी नॉन जीरो दिख रहा हो तो कैसे होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट में तो सभी 0 0 0 होंगे, उसके अतिरिक्त कोई और सेट होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक भी नॉन जीरो दिख गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो कोई भी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। एनी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, कम से कम 15 मिनट का छूटा है, कम से कम 15 मिनट का छूट गया है। अभी तो मैं जल्दी जल्दी बोलते जा रहा हूँ, मतलब आप लोगों ने इतनी देर तक फोन करने की कोशिश नहीं की, मैसेज पहुंचाने की कोशिश नहीं की। सर बस पढ़ाते जाएं, सर पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब कम से कम 15 मिनट का ये छूट गया है, इतना सारा पढ़ा है, क्वेश्चन भी दे दिया था। जब मैं अटेंडेंस लेने के लिए वहां पर गया कि अटेंडेंस ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन दिया है, तब मैंने देखा कि ये तो हैंग है, यहाँ नहीं पता लगता कि हैंग हो गया, वन नोट पे पता नहीं लगता यहाँ पर। जब मैं इसको जाके उसको जूम को ओपन करूंगा तब पता लगता है। तो अटेंडेंस के लिए मैंने ओपन किया तब वो हैंग पाया है। तब तक आपने कुछ बस पढ़ा रहने दो, हैंग सर पढ़ाते रहेंगे, रिपीट करवाएंगे फिर सर से। Any 3 coplanar vectors are linearly dependent. फोर्थ थ्योरम से ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, दो स्केलर इस तरह से हैं कि दो स्केलर इस तरह से होंगे कि दो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो थर्ड वेक्टर मिल जाए, तो एक भी नॉन जीरो दिख गया तो ये कैसे जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखिए एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे बोल सकते हैं?
जो हमने फिफ्थ थ्योरम पढ़ी थी, यदि ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और कुछ स्केलर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर आ रहा है, तो x भी 0, y भी 0 और z भी 0 होगा। 0 0 0 के अतिरिक्त और स्केलर हो ही नहीं सकते, ये फिफ्थ थ्योरम में बताया था। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन से मैच कर रहा है कि कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर आ रहा है, तो निश्चित और ये 0 0 0 ही होंगे, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। तो कैसे कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। Any 4 or more than 4 vectors are always linearly dependent. 4 या 4 से अधिक वेक्टर दिए हो तो हमेशा linearly dependent होंगे। क्यों? यदि कोप्लेनर है तब तो एक वेक्टर को बाकी तीन की टर्म्स में लिख ही सकते हैं, लेकिन यदि नॉन कोप्लेनर भी हो तो एक फोर्थ वेक्टर को हम इसकी टर्म में लिख सकते हैं। हमने सेवंथ थ्योरम में देखा था कि यदि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो स्पेस के किसी वेक्टर को इसकी टर्म में लिख सकते हैं और इसको इधर ले जाएं तो ये 0 0 0 0 के अतिरिक्त सेट है, ये नॉन जीरो दिख रहा है, एक भी नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। क्वेश्चन 4 या 4 से ज्यादा के नहीं दिखते हैं, इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उसका आंसर तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, उसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं रहती है। क्वेश्चन जो देखेंगे वो या तो 2 वेक्टर के या 3 वेक्टर के। 2 वेक्टर में आपको ये देखना है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की डेफिनेशन से क्वेश्चन को नहीं करना है, बल्कि आपको ये देखना है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल। यदि वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आंसर लीनियरली डिपेंडेंट होगा, नॉन पैरेलल तो आंसर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और 3 वेक्टर्स दिए हैं तो आपको ये देखना कि कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर। 3 में पैरेलल नॉन पैरेलल नहीं देखना, ये ध्यान रखिए, और 2 में आपको कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर नहीं देखना है, 2 में आपको पैरेलल नॉन पैरेलल देखना है। 3 में क्या देखना है आपको? कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है। यदि कोप्लेनर आंसर होगा, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर कैसे देखते हैं? डिटरमिनेंट की वैल्यू से। यदि कोप्लेनर आंसर होगा तो आंसर लीनियरली डिपेंडेंट, और नॉन कोप्लेनर आंसर होगा तो आंसर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और 3 से अधिक वेक्टर दिए होंगे तो आंसर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कॉलिनियर है तो ए की वैल्यू बताने की, ए की वैल्यू क्या होगा। These 3 points are collinear, find A.